नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और आइए सबसे पहले आपको बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी जब यहां पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया है जेपी नड्डा ने। पीएम मोदी को उन्होंने गुलाब का फूल भेंट किया और पीएम मोदी अब यहां पर पहुंचे हैं। दरअसल आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और इसमें शामिल होने के लिए कई तमाम दिग्गज जो हैं वो इस दौरान पहुंचे हैं। ना सिर्फ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों को भी आप यहां पर देख सकते हैं। चाहे बात माफ कीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यहाँ की तस्वीरें आपके सामने। केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान यहाँ पर पहुंचे। बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। और अब बात कर लेते हैं नीति आयोग की बैठक की। उस नीति आयोग की बैठक की जिसमें आज विवाद देखने को मिला। ममता बनर्जी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हुआ है। तो क्या वाकई नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का अपमान हुआ? क्या ममता बनर्जी को बोलने नहीं दिया गया? क्या उनका माइक बंद कर दिया गया था? नीति आयोग की बैठक का विपक्ष ने बहिष्कार किया। इकलौती ममता बनर्जी थी जो बैठक में शामिल होने के लिए पहुंची और बैठक में जब वो गई तो उसके बाद में उन्होंने वॉकआउट भी कर दिया। तो क्या ये ममता का कोई नया सियासी दाव है? ये जरूर सवाल लोगों के मन में खड़े हो रखे हैं। और इसी पर देश का सबसे पसंदीदा डिबेट शो जिसमें हम करेंगे चर्चा, सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी के आरोप पर सरकार की तरफ से सफाई भी दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि ममता बनर्जी को पूरा मौका दिया गया था, वो झूठ बोल रही हैं। नीति आयोग की बैठक में आज अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई है। आखिर वो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन से मुद्दे हैं, वो मैं आपको बताऊं। दरअसल ममता के माइक बंद वाले आरोप और नीतीश कुमार की बैठक में नहीं पहुंचने पर भी अब इस दौरान चर्चा हो रही है। लेकिन क्या ममता बनर्जी का आरोप सही है और नीतीश कुमार क्या एक बार फिर से प्रेशर पॉलिटिक्स कर रखे हैं? ये जरूर अहम सवाल हो जाता है क्योंकि ममता बनर्जी जब यहाँ पर पहुंची तो उनका कहना है उनका माइक बंद किया गया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी का अपमान हुआ? दूसरा सवाल, क्या वाकई में विपक्ष की आवाज को दबा रही है सरकार? तीसरा सवाल, बैठक में आखिर नीतीश कुमार शामिल क्यों नहीं हुए हैं? ये तीन वो बड़े सवाल हैं जो कि आज इस बैठक के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए और इसी मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमानों का पैनल भी मौजूद होगा। इन तमाम सवालों के साथ में बहस की शुरुआत करूं, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नीति आयोग की बैठक में घमासान। क्या ममता बनर्जी का हुआ अपमान? नीतीश ने बढ़ाया सियासी तापमान। आखिर कैसे निकलेगा समाधान? दिल्ली में हुई नीति आयोग में बैठक अचानक सुर्खियों में आ गई। पहली वजह रही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक से वॉकआउट कर देना और दूसरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बैठक में नहीं शामिल होना। इन दो वजहों से नीति आयोग की बैठक की चर्चा दिन भर बनी रही। नीति आयोग की बैठक से बाहर निकलने के बाद ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि मीटिंग से उनका अपमान किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। वह मीटिंग में बोलना चाहती थी, लेकिन उन्हें केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई। उनसे पहले लोगों ने 10 से 20 मिनट तक बात की। এই বাজেটেও কিছুই শুধু জিরো। এইটুকু বলার সাথে সাথে আমার মাইন্ডটা স্টপ করে দিয়েছে। আমি বললাম why you discriminate, why you stop me? I am only attending. You should be happy for that. Instead of that, you are giving more scope to your party, your government, and you only me on behalf of opposition. Only I am there, and you stop my mic. আপনি আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না, তাই মনে রাখবেন আমি চললাম। वहीं ममता बनर्जी के आरोपों को सरकार ने खारिज किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के माइक बंद करने वाले आरोप को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, सारे आरोप गलत हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बैठक में बोलने का मौका मिलना है। We all heard her, even as she spoke. Every chief minister was given an allotted time, and that was displayed on the
screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us, and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking, as was Mamata Banerjee ji also speaking. But apparently she is now conveyed to the media, or conveyed through the media, that her mic was put off. That is completely false. ममता बनर्जी के वॉकआउट करने पर सियासत तेज हो गई। INDIA गठबंधन के नेता अब सरकार पर हमलावर हो गए। विपक्ष के नेता ने इसे पूरे विपक्ष का अपमान बताया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ममता बनर्जी बहुत वरिष्ठ मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्रियों में भी वरिष्ठ है और विरोध पक्ष के नेता हैं। आप उनको बोलने नहीं दे रहे। हमारे गठबंधन के सभी साथियों ने, जिसमें टीएमसी के लोग भी थे, उन्होंने भी कहा कोई अर्थ नहीं है, लेकिन ममता जी ने लास्ट में निर्णय किया कि वो आकर के बंगाल के दर्द को रखेंगे, लेकिन उनको रखने नहीं दिया गया। तो ममता जी का जो बयान है वो 100% अपनी जगह सही है और इसीलिए कल भी जब आप लोग पूछ रहे थे तो मैंने आपको ये बात कही थी कि जब संसद में विरोध हुआ कि राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है बजट में, कई राज्यों का नाम तक नहीं लिया गया, कोई धन आवंटित नहीं किया गया जिस हिसाब से उनको जरूरत थी, तो ये भेदभाव के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था उसमें टीएमसी भी शामिल हुई थी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो गई हैं तो इसके पीछे सच्चाई जानने का उनका मकसद हो सकता है। वो गई, सच्चाई से रूबरू हुई और उन्होंने आके जो वक्तव्य आपके सामने दिया है वो सच्चाई है। ममता बनर्जी ने कहा है कि नीति आयोग की बैठक में विपक्ष की आवाज दबाई गई, तो वही विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। वही विपक्ष को बड़ा मौका तब मिल गया जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। हालांकि जेडीयू नेता ने साफ कहा कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत वजहों से बैठक में शामिल नहीं हो पाए हैं। इस पर सियासत ठीक नहीं। हालांकि बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक तो वास्तव में ये तो महत्वपूर्ण बैठक है ही। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बैठक होती है और आप जानते हैं कि बैठक में जो बिहार के लिए हम लोग को भी विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ करेंगे। हमारे पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ललन बाबू जो भारत सरकार के मंत्री हैं वो नीति आयोग के सदस्य हैं, तो और हमारे यहाँ के जो मुख्य सचिव हैं वो नीति आयोग में भाग लेने के लिए गए हैं, तो बिहार की जो समस्या है बिहार की बात रखेंगे। नीति आयोग की बैठक को लेकर अब एक बार फिर से सरकार और INDIA गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। क्या वाकई ममता बनर्जी का अपमान हुआ या फिर उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है? सरकार उनके आरोपों को बेबुनियाद बता रही है। ममता बनर्जी के अलावा विपक्ष को कोई भी मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचा। ऐसे में सवाल ये है कि अगर विकास के मुद्दों पर भी सरकार और विपक्ष के बीच सहमति नहीं बन पाई, क्या हर मुद्दे पर सियासत जरूरी है? क्या सियासत विकास के मुद्दों से ऊपर है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। देखिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो कि भारत सरकार का एक थिंक टैंक माना जाता है, और ये कहा जाए कि देश के निर्माण और उसकी नीतियों को लेकर आइडियाज दिए जाते हैं। प्रदेश का विकास कैसे हो, देश का विकास कैसे हो, इसको लेकर अलग अलग चर्चाएं की जाती है और ये कहा जाए प्रदेश और देश के बीच में एक ब्रिज के रूप में एक अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन उसी नीति आयोग की बैठक में अलग विवाद भी होता हुआ नजर आता है। इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर ये जो विवाद है, ये विवाद किस तरह का है। इस समय हमारे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता विजय शर्मा जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। ऋषि शंकर मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। वैभव त्रिपाठी हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता हमारे साथ में है। विनय सिंह समाजवादी पार्टी के हमारे साथ में इस समय जुड़ रहे हैं। नीरज राय अभी हमारे पास में नहीं जुड़े हैं, जल्दी उनसे भी संपर्क साधेंगे और माना जा रहा है कि जल्दी हमारे साथ में जेडीयू के भी प्रवक्ता जुड़ सकते हैं, उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल वैभव त्रिपाठी जी आपसे, क्योंकि भले अभी टीएमसी के साथी हमारे साथ में नहीं है, लेकिन आपके महा इंडिया गठबंधन के साथी, आज उनके साथ में एक व्यवहार होता है और वो कहती हैं कि भाई उनका अपमान किया गया है, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। क्या कहेंगे, आखिर ये किस तरह के आरोप हैं उनके? वैभव जी। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री हैं
और मुख्यमंत्री के रूप में वो पश्चिम बंगाल की प्रतिनिधि के रूप में गई थी वहां, और उनको जब बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सोचिए कि इस सरकार का क्या स्टैंडर्ड है। क्या ये सरकार विपक्ष के साथ भेदभाव नहीं कर रही है? जहां एक तरफ बजट में बिहार और आंध्र के अलावा किसी का नाम नहीं लिया जाता है, उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं, उत्तर प्रदेश का जिक्र तक नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में जब संसद में बजट पे चर्चा के दौरान विपक्षी दलों के लोग विरोध करते हैं कि आप ऐसा भेदभावपूर्ण अपनी सरकार बनाने के लिए जो बजट लाए हैं, इस पे जवाब दीजिए, तो जवाब देने से प्रधानमंत्री जी भी भागते हैं सदन से, कई बार वो नदारत रहते हैं। और इस विपक्ष के जो मूल मांग है कि नहीं, आप भेदभाव ना करिए। 1,89,000 करोड़ का बकाया है पश्चिम बंगाल का, और बजट में उसका कोई जिक्र तक नहीं है कि भाई ये पश्चिम बंगाल को मिलेगा कि नहीं। ऐसे ही विपक्ष के जो भी सरकारें हैं वहां सबका जीएसटी का लगभग बकाया है, किसी का क्लियर नहीं हो रहा है। नहीं, लेकिन वैभव जी, सभी इंडिया गठबंधन के जितने भी राज्य हैं, या फिर ये कहा जाए कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं, उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचता, एकमात्र जो है पहुंचती है। यहाँ पर हमने देखा किस तरह से ममता बनर्जी, उसको लेकर भी कई बार अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई। क्या एक तरह से प्रतिनिधि के तौर पर भेजा गया है उन्हें? मैं यही बात तो कह रहा हूं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सभी घटक को ये पता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्तासीन हुए थे 2014 में, उसके बाद के वाकये सबको याद है, और किस तरीके से किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ एक सभा में जहां मुख्यमंत्री भी थे हुटिंग होती थी, जिसका विरोध कई लोगों ने किया। अब इन बातों को अगर आप किनारे लगा देते हैं, संघीय ढांचे को लेकर जीएसटी पे एक बार विरोध कर रहे थे, याद होगा आप लोगों को, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे प्रधानमंत्री जी गुजरात के, कि संघीय ढांचा, यही तो संघीय ढांचा है कि आप मुख्यमंत्रियों को स्पेस नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री मैं इसका जवाब विजय शर्मा जी से ले लेती हूँ। विजय जी, एक तरफ हम देखते हैं पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी कहते हैं उनका माइक बंद कर दिया जाता है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। अब जब नीति आयोग की इतनी महत्वपूर्ण बैठक, वहां पर ममता बनर्जी कहती हैं भेदभाव होता है, पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन का उन्होंने आरोप लगाया। जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें 10 से 20 मिनट का वक्त मिला है कई मुख्यमंत्री को, ममता बनर्जी को मात्र 5 मिनट, और माइक बंद कर दिया। विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात भी कहना है वैभव जी का। देखिए नैना जी, ये सरासर झूठ है जो इन्होंने बोला है। ये सिर्फ लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं, और ये देश के विकास के विरोधी हैं, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। आप मुझे बताइए, ममता जी ने जो बोला उसका खंडन हमारी किस तरह से निर्मला सीतारमन जी ने कर दिया, तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। तो ये झूठ बोलना छोड़ दें कि उनका तो वो माइक तो बंद इस कर बात दिया को था। नहीं कहेंगे ना कि हाँ हमने बोलने का मौका नहीं दिया। कि आखिर कैसे वो, आखिर अगर आरोप लगा रही हैं तो ममता बनर्जी किस आधार पर आरोप लगा रही हैं? वही तो मैं बता रहा हूँ। ममता बनर्जी जी बताए हैं कि आप क्या रखना चाहती थी, आपके पास क्या विजन था जो आप रखना चाहती थी, जिसको रखने नहीं दिया। भाई पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बात बता रही है कि मेरा माइक बंद कर दिया। तो ऐसा क्या विचार थे उनके पास, क्या नीति थी, क्या बातें थी जो प्रधानमंत्री जी और सारे मुख्यमंत्री और इनके सारे नीति आयोग के नहीं सुनना चाहते थे? बोलने का मौका तो देते विजय जी, बोलने का मौका तो देंगे ना। नहीं, वो तो उन्होंने कहा है कि मुझे 5 मिनट बोलने दिया। आप देखिए उनकी कंट्राडिक्टरी बातें सोचिए। मतलब आप ये कह रहे हैं क्या कि 5 मिनट बोलने दिया वो भी बहुत वक्त है, ऐसा है क्या? नहीं, वो कहते हैं कि और मुख्यमंत्री को 20 मिनट बोलने दिया, मेरे को 5 मिनट बोलने दिया, और फिर माइक बंद कर दिया। तो उसमें सीतारमन जी ने बाकायदा दे दिया, और इसके तथ्य है, इसके तो प्रमाण है। तो ये झूठी बातें ना करें यहाँ आके। अब ये वैभव जी झूठी, देखो यहाँ आके टीवी के ऊपर बोल रहे हैं, ये अब ये क्या बोल रहे हैं इनका मुझे समझ, इनकी इतनी जो इनकी इंडिया गठबंधन की जो वो है सहयोगी पार्टी है, वो क्या बोल रही है आरजेडी वहां पे जाके बिहार में कि ये ऊंट के मुंह में जीरा है। यहाँ कह रहे हैं कि सारा पैसा बिहार और उसको दे दिया गया है अपना आंध्र प्रदेश को। तो अब ये सोच के बोले, ये बोलना क्या चाहते हैं? तो ये कुछ भी मनगढ़ंत कोई, अभी मैं सुबह टीवी चैनल पे बैठा हुआ था एक दूसरे पे, लेकिन उनके मुंह में जीरा, जिसको पूरा का पूरा ये कहा जाए जीरा का ड्रम मिल गया, वो भी तो इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। विजय जी, आप ही के एनडीए के जो साथी हैं
वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। मैं नीतीश कुमार की बात कह रही हूँ। क्या आपने उनसे सवाल पूछा कि भाई उनको तो इतना कुछ मिला, फिर वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए, उनकी क्या नाराजगी रह गई अब? नहीं, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है मंत्री आए हैं, ऐसी क्या बात है? तो आप जरूरी नहीं है कई प्रदेशों लेकिन के बार बार ऐसा क्या हो जाता है कि जब कोई जब एनडीए की मजबूती दिखाने की बात होती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है नीतीश कुमार को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा तो है, नैना जी भूल गए अभी कुछ दिन की आपने 7 जून का देखा नहीं आपने, किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सम्मान दिया था, पूरे देश ने देखा था। किस तरह से उन्होंने अपना लालू यादव और उनके बेटे को जवाब दिया है अभी जब वो संसद के अंदर बजट आया था, किस तरह से उन्होंने कहा हम खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो क्या हर 10 मिनट में वो यही जवाब देते रहेंगे? वैभव जी, आपकी इस बात पे कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं? वैभव जी जल्दी से, फिर मैं विनय जी और ऋषि शंकर जी का रुख करूंगी। वैभव जी, बेसिकली नीतीश जी क्यों नहीं आए, मैं उस पर तो कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन नीतीश जी जो तारीफ कर रहे थे प्रधानमंत्री जी की, इस बात पे तारीफ कर रहे थे क्योंकि कमिटमेंट था विशेष राज्य का दर्जा और मिला है झुंझुना। ठीक है वैभव जी, आपने तो उसको परिभाषित कर दिया, लेकिन जेडीयू के ही नेता मनोज लाल जी इस समय हमारे साथ हैं, उन्हीं से मैं जान लेती हूँ, जरा जान लेती हूँ। मनोज जी एक बात बता दीजिए, भाई चर्चा यहाँ पर हो रही है कि जेडीयू बिहार को तो इतना कुछ मिला, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक से आखिर क्यों दूरी बनाकर रख रहे हैं? आखिर क्या वजह होती है जब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण एकजुटता दिखाने की बात होती है तो इमरजेंसी आ जाती है नीतीश कुमार को? देखिए नैना जी, सभी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या कोई हो, उन लोगों का कार्यक्रम पहले से तय रहता है। तो क्या ये बैठक पहले से तय नहीं थी मनोज जी? ये तो 4-5 दिन पहले की बात है ना, यहाँ 15 दिन 20 दिन का। और मुख्यमंत्री जी ने बैठक का कहाँ कोई इस तरह की बात कही? हमारे 3 मंत्री बैठक में शामिल हैं, हमारे 2 उप मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हैं, हमारे पूरे पदाधिकारी गण जो हैं, मुख्य सचिव स्तर से लेकर जो उनके साथ रहते हैं, सब उसमें लेकिन वो सभी वो नेता हैं जो बीजेपी कोटे के उसमें शामिल हैं। मैं तो ये जानना चाह रही हूँ, जेडीयू के मुखिया क्यों नहीं शामिल हुए? जेडीयू के मुखिया क्यों नहीं शामिल हुए? क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर उन पर नजर आता है? कोई पॉलिटिकल, या आजकल कमान जो है उप मुख्यमंत्री के हाथ में है क्या बिहार की? मुझे लगता है मनोज लाल जी से फिलहाल अभी हमारा संपर्क दोबारा कनेक्ट उनसे करने की कोशिश करेंगे। मैं जल्दी से ऋषि शंकर जी से इसका रिएक्शन लेने की कोशिश करती हूँ। ऋषि शंकर जी, मनोज लाल जी ने जो तर्क दिया कि भाई पहले से कई प्रोग्राम तय होते हैं, इस वजह से उनका आना नहीं होता, एक तो इस बात को भी समझाइए। और ममता बनर्जी के जो गंभीर आरोप हैं, बेहद गंभीर आरोप हैं कि भाई जो ये विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया, जरा इस बात को परिभाषित करने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाह रही हैं। देखिए और क्यों कह रही हैं ऐसा। देखिए नैना जी, नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमेशा वो जो अपने एलाइज पार्टनर हैं उनको गुड फील कराते रहते हैं। गुड फील मतलब पॉलिटिकली गुड फील, कि उनकी प्रासंगिकता कितनी है। 2 महत्वपूर्ण मांगे थी जेडीयू का, एक तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जो नहीं मिला, दूसरा महत्वपूर्ण जो इश्यू है नैना जी की, जो रिजर्वेशन की जो सीमा बिहार में बढ़ाई गई है, वो बिहार सरकार की और खासकर नीतीश कुमार की इच्छा थी उसको 9 शेड्यूल में डाला जाए, जिसको लेकर केंद्र सरकार का जो मैंडेट है अभी तक क्लियर नहीं है। तो हो सकता है कि एक रिफ्ट हो। दूसरी तरफ जेडीयू झारखंड में भी विस्तार करना चाहती है। सरयू राय जो बीजेपी के घोर विरोधी हैं उनके साथ गठबंधन करना चाहती है। आज भी कई मीटिंग हुआ है नीतीश कुमार के साथ। तो हो सकता है ऐसे कई ऐसे बल्कि बार-बार तो यही सब कहा जा रहा है कि इस बजट में तो बिहार को काफी कुछ मिला है, इसके बाद में भी अगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं पहुंचते हैं और उनके नेता ये तर्क देते हैं कि भाई पहले से कई कार्यक्रम तय हैं, तो इसको कैसे देखेंगे? नैना जी, मैंने पहले कहा नीति आयोग का जो शेड्यूल होता है बहुत पहले ही डिसाइड होता है। सीएम को और सीएम के जो प्रोटोकॉल अधिकारी हैं या टीम है उनको इस बात का संज्ञान होता है। दूसरी बात, आप 2015 में आपको मैं याद दिलाता हूं, जब नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा नहीं थे तो नरेंद्र मोदी आरा में जाकर 1,25,000 करोड़ के भारी भरकम पैकेज की घोषणा की थी। अब नीतीश कुमार साथ में है, फिर भी 59,000 करोड़ का पैकेज दिया जा रहा है। उसमें भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पुराने हैं,
नंबर 1। नंबर 2, ममता बनर्जी को लेकर जो आपने सवाल किया, 2 इसके पहलू हैं। केंद्र सरकार का अपना एक पहलू है और ममता बनर्जी जी का अपना पहलू है। केंद्र सरकार यानी निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कहा है कि ममता बनर्जी का जो शेड्यूल था वो लंच के बाद था, लेकिन वो लंच से पहले बोलना चाहती थी, उनको कहीं जाना था, इसलिए उनको इतने शॉर्ट जो टाइम 5 मिनट का जो एक लंच से पहले जो टाइम बचा हुआ था सो दिया गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि विपक्ष के तमाम मुख्यमंत्रियों ने इसको बायकॉट किया, फिर भी मैं गई और मुझे बोलने नहीं दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से आरोप खासकर केंद्र सरकार पे लग रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर नीति आयोग, आप राहुल गांधी का वो आरोप आपने जरूर देखी होगी कि जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि मेरे माइक बंद कर दिए जाते हैं। पप्पू यादव ने कल पार्लियामेंट में कहा कि मेरे माइक बंद कर दिए गए। उसके बाद ममता बनर्जी ये आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे केंद्र सरकार को अपना जो एक स्थिति है उसको क्लियर करना चाहिए कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। विजय जी से जल्दी से मैं रिएक्शन लेकर विनय जी का रुख करती हूँ। विजय जी, आखिर कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? क्योंकि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई मर्तबा इसी ये कहा जाए कि नई सरकार बनने के बाद में ये बड़े आरोप लग रहे हैं। पहले तो आवाज उठाई जाती थी, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, अभी भी वही आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए नैना जी, ऋषि शंकर जी ने बात क्लियर कर दी कि वो उनका टाइम जो फिक्स था वो लंच बात था, क्योंकि यहाँ मर्यादा होती है, एक टाइम टेबल होता है, सबका होता है। उसके बावजूद उनको बिफोर जो है लंच टाइम दिया गया और फिर वो जाके बाहर जाके किस तरह की बातें कर रही हैं। तो झूठ कौन बोल रहा है? टीवी के ऊपर साफ हो गया। अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने कितना लंबा चौड़ा भाषण दिया था, आपने देखा होगा संसद के अंदर। तो वो झूठ बोलते हैं, कभी कहते हैं कैमरा नहीं है, फिर किस तरह से हमारे जो है बिरला जी ने स्पष्ट अपनी जो स्थिति कर दी कि मेरे पास इसका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है कैमरे का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। आप मुझे बताइए, ये देश विरोधी बातें नहीं है क्या? क्या आप विकास के मामले में सामने नहीं बैठना चाहते हो? आप सामने बैठ के बात कीजिए ना। आपके पास, क्योंकि आपके पास ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है, ना कोई एजेंडा है। क्या आगे आप किस तरह की कोई परियोजना, योजना क्या तरह से रखना चाहते हो? तो आप क्या सड़क पे निपटाना चाहते हो? सारी देश की विकास की बात है। 2047 में कैसे विकसित भारत बनेगा, उस पर नहीं आना चाहते आप। विनय सिंह जी, ये जो नीति आयोग की बैठक है, ये नीति आयोग की बैठक सिर्फ 2024 के लिए नहीं, आने वाले वक्त की भी रीति नीतियों को लेकर है। आखिर प्रदेश कैसे विकसित करें, देश कैसे विकसित करें और विकसित भारत का जो सपना है आखिर उसे कैसे एक मूर्त रूप दिया जाए, उसको लेकर हमेशा से बात कही जाती है। और इस बैठक में एक तरफ पीएम मोदी कहते हैं भाई ये बदलावों का दशक है, भारत को इन अवसरों का लाभ उठाना चाहिए, और इस बैठक में ही इसी तरह से एक नए विवाद को जन्म देती हुई तस्वीर नजर आती है गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व में से एक ममता बनर्जी। क्या ये एक अलग तरह की राजनीति शुरू होती हुई नजर आती है? विनय सिंह जी, देखिए मैं नन्ना जी आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की न कोई नीति है, न कोई विजन है। अगर ऐसा कुछ होता तो क्या आपको बजट में दिखाई नहीं देता? अगर किसी प्रदेश के प्रति, अगर उत्तर प्रदेश के हम हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लिए क्या कोई विजन, क्या कोई नीति बजट में दिखाई दी? कुछ नहीं मिला उत्तर प्रदेश के लोगों के। ये कारण क्या है? उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इनकी हार हुई, उससे खिसिया करके इन्होंने उत्तर प्रदेश को कुछ न देने का निर्णय कर लिया, उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव किया। उत्तर प्रदेश इस चीज को जानता है, बखूबी जानता है। अभी विजय मिश्रा जी कह रहे थे कि उनके पास कौन सा नीति है, क्या है, उनके पास कौन सी योजना है। अरे आप जब बोलने देंगे, योजनाएं तो हर प्रदेश के पास बहुत कुछ है, आपके पास क्या है? लेकिन विनय सिंह जी, जिस राज्य को सबसे ज्यादा मिला है उस राज्य के मुख्यमंत्री भी नहीं पहुंचे हैं नीतीश कुमार बैठक में। वो कह रहे हैं कि भाई उनके पहले से शेड्यूल तय थे, इसीलिए बैठक में नहीं गए। देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में सभी लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी इस जो दिया गया है उससे खुश नहीं है, ये सभी लोगों को पता है। वो कहे हो कुछ भी, लेकिन उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा मांगा था। यह उनकी दबाव की एक पॉलिटिक्स है, वह दबाव बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है जो सब लोग आ गए हैं तो नीतीश कुमार जी नहीं आ सकते। अब नीतीश कुमार जी कोई मजबूर व्यक्ति नहीं है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके आगे झुकना पड़ेगा। अब नीतीश कुमार को या किसी को उनके आगे नहीं झुकना पड़ेगा। अब राजनीति थोड़ी बदली तस्वीर है। जो 2000 अभी चुनाव से पहले
भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा थी कि 400 पार आ जाए, हम संविधान को बदल दें, हम जैसा चाहे वैसा कर दें, लेकिन जनता ने जो अपना निर्णय दिया है, अच्छा निर्णय दिया है कि अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्ती नहीं चलेगी, न वो लोकतंत्र को का गला घोट पाएगी, न वो संविधान को टच कर पाएगी। जनता का निर्णय अच्छा रहा है और उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरह का सौतेला व्यवहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उपचुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर प्रदेश की जनता देखिए अभी तो वैसे भी कॉन्फिडेंस हाई है समाजवादी पार्टी का, इसमें कोई शक नहीं है लोकसभा चुनावों के परिणामों के बाद में। लेकिन मनोज लाल मनु जी, विनय सिंह जी ने बड़ी बात कही है कि भाई जो मांगे की गई थी चुनाव के पहले और जिस आधार पर गठबंधन की बात थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की बात, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उसको लेकर नाराज हैं और इसीलिए ये जो दूरी है इस बैठकों से, ये उस दूरी को, उस नाराजगी को दर्शाती हैं। नहीं, अब ये इनकी सोच है, इनकी सोच को तो हम नहीं ना कुछ कह सकते हैं, इनकी सोच पर तो नहीं कह सकते हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं अभी तक बिहार को मिला, इसको ये भी भली बातें जानते हैं। जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है तो मुख्यमंत्री जी भीतर से बाहर से कोई बात नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की जो कहना रहता है वह तुरंत कहते हैं। जब इंडिया गठबंधन पर लात मारना था तो बिना कहे लात मार के चल दिए थे, इसलिए इस तरह की कोई बातचीत नहीं है। मुख्यमंत्री जब भी कहेंगे तो अपने पूरे हिसाब से कहेंगे और सही बात कहेंगे। आपकी इस बात पे रिएक्शन आ रहा है वैभव जी का भी, ऋषि जी का। वैभव जी का पहले रिएक्शन ले लेती हूँ जल्दी से, आपकी इस बात पे रिएक्ट करें वैभव। देखिए जेडीयू के साथी थोड़ा सा मर्यादा भूल रहे हैं और लात मारना, कितनी बार किसको लात मारे हैं और किसके चरण चूमने गए हैं ये जग ने देखा है। तो जग हंसाई के पात्र न बनिए, कम से कम मर्यादा का पालन करिए, मैं ये कह रहा हूँ। दूसरा, विजय जी जो कह रहे थे कि ऋषि जी ने एक बात कही कि उनको लंच के बाद ये भैया मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू ये मत करिए। ऋषि जी ने एक बात और कही आपको कि जो नीति आयोग का बैठक होती है वो काफी पहले शेड्यूल तय होता है। अचानक से ऐसा क्या शेड्यूल बन गया मुख्यमंत्री जी का जो कि नीति आयोग देश के विकास, राज्य के विकास से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये बात बताएंगे विजय जी? तो इस बात को नहीं बता पा रहे हैं आप, और मैं बेहद संजीदगी। लेकिन वैभव जी यही बात तो फिर ममता बनर्जी के लिए भी लागू होती है ना कि अगर पहले से बैठक का शेड्यूल तय होता है तो जाहिर सी बात है उनका भी कोई शेड्यूल तय होगा, उनका भी कोई शेड्यूल तय होगा। तो फिर ये जो नाराजगी है, ये नाराजगी इस तरह से बताने का क्या मतलब है? नहीं ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए ऐसा है, जो शेड्यूल तय था, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि लंच बाद का था पहले का था, उस बात को मैं नहीं कह सकता। लेकिन सच्चाई ये है, अगर मैंने कहा आपसे कि नैना जी थोड़ा सा मुझे किसी डिबेट में अन्य जगह जाना है, मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, तो हमारी आपकी और सभी पैनलिस्ट के सहमति से वो समय मिलता है। और जब वो समय मिल गया तो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी बात करूं। फिर बीच में आप ये कहेंगे कि चूंकि आपको हमने पहले समय दे दिया तो आपका जो 10 मिनट का समय था उसको 2 मिनट कर दे, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका जवाब विजय जी से लूंगी, लेकिन मनोज जी की बात पे ऋषि जी भी कुछ रिएक्ट कर रहे थे। ऋषि जी देखिए नैना जी, नीतीश कुमार हिंदुस्तान के राजनीति में सबसे अनप्रिडिक्टेबल नेता है। ये जेडीयू के नेता भी मानते होंगे, मतलब कब क्या डिसीजन लेंगे, अनप्रिडिक्टेबल नेता है, कब क्या डिसीजन लेंगे कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, जो विशेष राज्य का जो दर्जा का मामला है, इस पे बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल पार्टी बिहार के 13 करोड़ जनता के साथ छल कर रही है। ये जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं उनसे पूछिए 2004 से 2014 तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों नहीं दे दिया बिहार को विशेष राज्य का दर्जा? एक बीजेपी से पूछिए, पूर्णिया में यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तब प्रधानमंत्री को ये नहीं मालूम था कि नीति आयोग का क्या मापदंड होता है, किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का क्या मापदंड होता है, ये प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था। और जेडीयू ये नहीं जानती थी कि नीति आयोग का क्या फॉर्मेट है, क्या मापदंड है। फिर भी नीतीश कुमार
बिहार को लेकर विशेष राज्य का मांग कर रहे थे। ये पूरी तरह से 13 करोड़ जनता को ये तमाम सियासतदान जो हैं बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये सभी लोग जानते हैं कि 2000 के बाद, हिमाचल प्रदेश के बाद किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार जो है उस मापदंड को फुलफिल नहीं करती है, तो फिर ये जनता से वादा क्यों करते हैं, चाहे नरेंद्र मोदी हो, जेडीयू हो या कांग्रेस हो। ठीक है विनय जी, आपके इस सवाल पे कुछ रिएक्ट करें। विनय जी, हमारे भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टियों को समझना चाहिए। मैं आपको बता दूं, माननीय प्रधानमंत्री और बीजेपी की सरकार बिहार को बहुत पहले से छलती आई। आपको याद होगा एक चुनाव में क्या कहा था माननीय प्रधानमंत्री जी, कितना दे दूं, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, बिहार की बोली लगाते रहे। आज फिर छलने का काम उन्होंने बिहार को किया है। विशेष राज्य का दर्जा देने को कहा था और आज उनको क्या पकड़ा दिया, झुंझुना पकड़ा दिया। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है, 2 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई में आज उत्तर प्रदेश बर्बाद होता जा रहा है। सारी फाइलें रुकी हुई हैं, सारी विकास की फाइलें रुकी हुई हैं। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में कोई काम नहीं हो रहा, कोई विकास का एजेंडा कोई भी नया चालू नहीं हो रहा। कारण क्या है कि अमित शाह जी मुख्यमंत्री से नाराज है और उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के बैठकों में नहीं जाते हैं। इनकी आपसी खींचतान और इनकी आपसी लड़ाई से उत्तर प्रदेश को इसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ये बहुत गलत बात है। उत्तर प्रदेश को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है। ठीक है विजय जी, मैं नीति आयोग की वेबसाइट पे अगर देख रही हूँ तो नीति आयोग को समझने के लिए उसमें पहली लाइन जो मुख्य है, ये एक ऐसा मंच है जो उस रूप में कार्य करता है जो राज्यों को राष्ट्रीय हित में एक साथ कार्य करने के लिए लाता है, जिससे सहयोगी संघवाद और राज्यों को बढ़ावा मिलता है। अब ऐसे में वो राज्य जो एनडीए घटक दलों का हिस्सा नहीं है, जो विपक्षी राज्यों में हैं, उनकी तरफ से या तो इनका अगर बायकॉट किया जाए या फिर वो अपनी नाराजगी अगर जताते हैं, अगर वो शामिल होते हैं, बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तो आखिर कैसे उन राज्यों का विकास होगा, आखिर कैसे उनकी नाराजगी को दूर किया जाएगा, कैसे सामंजस्य बिठाया जाएगा। गंभीर आरोप हर बार केंद्र सरकार पर लगाते हैं ये राज्य या फिर यहाँ के विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री। देखिए नैना जी, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग थी, ये इसका फोकस जो मेन था वो लास्ट दिसंबर में अपने सारे देश के जितने भी राज्य हैं उनके मुख्य सचिवों की मीटिंग हुई थी। उसमें उन्होंने सजेशन दिए थे अपने, किस पे दिए थे, स्वच्छ जल पे दिया था, बिजली की गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि जो है उसका रिकॉर्ड डिजिटल कैसे किया जाए और उसमें सुधार कैसे हो, इसके ऊपर ये सारा सब कुछ होना था। तो इन्होंने तो ठान लिया है। अभी आप किसी मीटिंग के अंदर आप बताइए मुझे, 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, इन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दी हमें वहां नहीं जाना है, तो इससे इनकी मानसिकता झलकती है। ममता बनर्जी कहती है मैं वहां जाऊंगी, मैं विरोध करूंगी, ये इनकी मानसिकता झलकती है। अब मैं विकास की बात करता हूँ। बंगाल के अंदर जो अपना कलकत्ता है, ये कलकत्ता वो कलकत्ता है जो अंग्रेजों के शासन के अंदर लंदन के बाद में सबसे अच्छा शहर हुआ करता था। 77 साल हो गए, 77 साल में बीजेपी वहां कभी सत्ता में नहीं आई, कांग्रेस, वामपंथी और ममता दीदी आई। आप मुझे बताइए आज उससे आगे कौन है? बेंगलोर है, बॉम्बे है, चेन्नई है, दिल्ली है, सारी जितनी भी राजधानी और शहर है सबसे आगे हैं। और कलकत्ता का आज क्या हाल है, बंगाल का आज क्या हाल है? तो ये इनके देख, हमने राज कहाँ किया? गुजरात के अंदर। गुजरात में ना पानी था, ना वहां उपज के लिए उपजाऊ जमीन थी, और आज गुजरात कहाँ है विकास दर में? आप देख लीजिए। तो इनका मॉडल क्या है, हमारा मॉडल क्या है? लेकिन विजय जी एक बात तो मुझे लगता है कि जिस तरह से वैभव जी ने बताई कि अगर भाई बोलने का मौका दिया जाता है, ठीक है, कि एक उनकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें जाना होगा, वापस लौटना होगा कोलकाता, अगर उन्हें बोलने का मौका दिया जाता है, उनका कहना है कि बंगाल की बात सरकार सुनना ही नहीं चाहती, उनका कहना है मैं बंगाल की परेशानियां, बंगाल के मुद्दे रखना चाह रही थी। तो क्या ऐसा कुछ है कि कट टू कट 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा नहीं, 2 सेकंड ज्यादा नहीं, क्या उनकी बात नहीं सुनी जाएगी? अगर उनकी जगह एनडीए का कोई राज्य होता तो क्या उनके भी साथ में ऐसा ही व्यवहार होता क्या? नैना जी देखिए,
आपके चैनल पे कितना ट्विस्ट आ गया। अभी बहस हमारी कहाँ से शुरू हुई थी कि उनका माइक बंद कर दिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया। अभी बोला गया है कि जैसे ही तथ्य सामने आए कि 5 मिनट बोलने दिया गया, और क्योंकि उनका जो टाइम था वो लंच बात ये तो शुरू से जानकारी है कि 5 मिनट बोलने दिया गया, उसके बाद में माइक बंद कर दिया गया। नैना जी सुनिए, अभी तथ्य सामने आएंगे, अभी और ये नंगे होंगे, आप देखना। देखिए शब्दों की मर्यादा रखेंगे विजय जी, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये इंडिया डेली ने अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि मात्र 5 मिनट बोलने का मौका दिया, म्यूट कर दिया, उनका माइक बंद कर दिया। ये कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, ये शुरू से बार बार यही बात सामने आ रही है। लेकिन मैं ऋषि शंकर मिश्रा जी का रुख करना चाहूंगी। ऋषि शंकर जी, 2015 में जब से नीति आयोग का गठन हुआ था उसके बाद से ही लगातार विपक्ष की तरफ से इसकी मंशा पर सवाल उठाए जाने लगे। उसके बाद में जो तमाम बैठकें हुई, धीरे धीरे विपक्ष की तरफ से उसको बायकॉट किया जाने लगा या फिर उससे दूरी बनाई जाने लगी। फिर जो उद्देश्य है नीति आयोग का, उसकी बैठकों का, उसके सामंजस्य का, अब तो उसके औचित्य पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। आज ममता बनर्जी भी इसी तरह से आरोप लगाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए नैना जी, दो बातें हैं। एक जो ममता बनर्जी जी ने जो कहा है उसका मैं थोड़ा ये बता दूं आपको कि उनको ये रिक्वेस्ट किया गया था कि लंच के बाद जब सेशन स्टार्ट होगा तो आप उसमें बोल सकती हैं, लेकिन ममता बनर्जी को कहीं जाना था, इसलिए ममता बनर्जी वो सेशन को अटेंड नहीं की। लंच से पहले जो टाइम था उसमें ममता बनर्जी जी को बोलने का समय दिया गया, 5 मिनट वो बोली, उसके बाद उनका माइक जैसा ममता बनर्जी कह रही है कि बंद कर दी गई। तो उनका जो मैंने शुरू इनिशियल टेक में कहा कि लंच के बाद उनका प्री शेड्यूल टाइम निर्धारित था कि लंच के बाद बोलेंगे। जहां तक देखिए एक बात बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि इस प्रकार से तमाम विपक्षी पार्टी शासित राज्य जो के मुख्यमंत्री इतने बड़े बैठक को का बहिष्कार करेंगे तो उससे निश्चित ही एक नेगेटिव मैसेज जाता है। तो ये प्रधानमंत्री और सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि जो तमाम विपक्षी पार्टी है उनसे संवाद करे और जिन विषयों को लेकर डेडलॉक है उस पर बातचीत करे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जीएसटी बकाया को लेकर हमेशा राज्य सरकार और केंद्र सरकार में गतिरोध बनी रहती है, खासकर जो विपक्षी पार्टी शासित राज्य है। तो ये प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर तमाम ऐसे लोगों की जिम्मेवारी बनती है यदि किसी बात को लेकर कंफ्यूजन है, यदि मंशा सही है तो गतिरोध को दूर किया जाए ताकि इस प्रकार का मैसेज। लेकिन गतिरोध दूर कैसे होगा वैभव जी? ममता बनर्जी ने कहा कि नीति आयोग खत्म करें, योजना आयोग वापस आए। तो क्या योजना आयोग वापस आएगा तो इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के साथी मुख्यमंत्री हैं, क्या वो इस बैठकों में शामिल होना शुरू कर देंगे? क्या उन्हें आपत्ति नीति आयोग से है? योजना आयोग आएगा तो नाराजगियां दूर हो जाएंगी क्या? देखिए ऐसा है कि माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोई क्लर्क या बाबू नहीं है, और जो वहाँ हेडेड जो अध्यक्ष है या जो सरकार के नुमाइंदे हैं मोदी सरकार के, वो बॉस नहीं है। वो एक स्टेट के सम्मानित मुख्यमंत्री हैं। तो उनका माइक इस तरीके से जो बंद किया जा रहा है, जो संसद में होता रहा है, वो अब नीति आयोग और ऐसे मीटिंगों में भी हो रहा है, जिस कारण विपक्ष के लोग नहीं जा रहे हैं। अब अगर आप इस तरीके से करेंगे व्यवहार तो कौन मुख्यमंत्री अपने आप को अपमानित होने के लिए जाएगा? दूसरी बात, अभी जो ऋषि जी कह रहे थे कि गतिरोध है, गतिरोध बिल्कुल है और बहुत लंबे समय से है। 1,89,000 करोड़ का जिस स्टेट का अपने रोक के रखा है और उसकी बात भी नहीं सुनने दे रहे हैं, उसकी बात भी नहीं सुनना चाह रहे हैं। एक बात और कहते हैं कि माना विपक्ष के गठबंधन इंडिया के लोग नहीं आए, तो एटलीस्ट ऐसी स्थिति में तो आपको माननीय मुख्यमंत्री ममता जी को ज्यादा समय देना चाहिए था। ऐसा कोई प्रिविलेज, आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको प्रिविलेज मिलना चाहिए था इस चीज को लेकर? नहीं, प्रिविलेज नहीं चाहता मैं। तो ये प्रिविलेज नहीं तो और क्या है कि भाई गठबंधन का कोई साथी नहीं आया, ममता बनर्जी शामिल हुई है। ओहो, मैं ये कह रहा था जहां देश के सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचते तो टाइम थोड़ा सा और कम हो सकता था, लेकिन मैनेज हो सकता था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैनेज हो सकता था। तो आप क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं? इसके लिए प्रधानमंत्री और गतिरोध रोकने की कोई इच्छा शक्ति ही नहीं है। ठीक है, अगर इच्छा शक्ति होती तो प्रधानमंत्री, लेकिन मनोज लाल मनु जी, मैं इस बात को पूरा कर रहा हूँ नैना प्लीज। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी,
ये सभी लोग मिलके इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश करते। पहले मैंने देखा है, आपने देखा होगा, संसदीय कार्य मंत्री का ये जिम्मा होता था कि आप किसी भी विधेयक पे चर्चा कीजिए। अब क्या है कि प्रधानमंत्री जी बोलते रहेंगे, मंत्री बोलते रहेंगे, विपक्ष वॉकआउट करेगा, उसमें कोई चर्चा ही नहीं होगी। जाओ जी, जाना है जाओ, हम अपने से एक तरफा बिल पास करा लेंगे। ओम बिरला जी विपक्ष के सभी सांसदों को सस्पेंड कर देंगे, एक तरफा, बिना बहस की डिबेट, बिना बहस ठीक के है। मुझे बिल इस पास पर करने एक बार देंगे। मनोज तो जी से यहाँ सवाल गतिरोध कर लेने दूर दीजिए। करने वैभव की जी, कोई जरूरत मनोज जी, नीति आयोग खत्म करो, जो योजना आयोग है उसको दोबारा लागू करो, ये ममता बनर्जी ने कहा है। अगर ऐसा हो जाता तो क्या नीतीश कुमार उसमें शामिल होते? क्या उन्हें भी नीति आयोग को लेकर कोई आपत्ति है? जो गतिरोध की बात कह रहे हैं वैभव जी, उस गतिरोध को लेकर क्या कहेंगे? ये गतिरोध कैसे खत्म होगा राज्यों के बीच? देखिए, पहले तो नीति आयोग हो या योजना आयोग, केंद्र में तो बीजेपी नीति ही सरकार में है, उससे क्या अंतर पड़ेगा। और दूसरी बात है कि कोई नीति आयोग के कई बैठकों में मुख्यमंत्री जी गए भी हैं, कई बैठकों में मुख्यमंत्री जी नहीं भी गए हैं। ये कोई पहली बात नहीं है। लेकिन इस बार क्यों नहीं गए? बल्कि इस बार तो सबसे ज्यादा मुझे लगता है अगर किसी राज्य की बल्ले बल्ले है तो वो तो बिहार ही नजर आता है। बिहार को ही सबसे ज्यादा कृपा मिली है। विपक्ष तो बार बार यही कहता है कि भाई जो उनके, ये तो सिर्फ गठबंधन वाला बजट था, तो फिर आखिर ये दूरी की वजह क्या है मनोज लाल मनु जी? कोई दूरी की वजह नहीं है नैना जी। बल्कि मनोज जी, आप बल्कि बिहार को इतना ज्यादा प्रिविलेज मिला, बिहार और यूपी को अनदेखा कर दिया। विनय सिंह जी अलग नाराजगी जता रहे हैं। नैना जी, मैं एक सवाल अपना जोड़ देता हूँ मनोज जी के लिए कि अगर प्री डिसाइडेड नीति आयोग की बैठक थी जो कि महीनों पहले तय हुई थी, तो ऐसी कौन सी अर्जेंट बैठक थी, उसका भी जिक्र कर दे मनोज जी, जिसकी वजह से आदरणीय नीतीश जी नहीं गए मनोज जी, तो थोड़ा जनता ज्यादा समझ पाएगी कि आखिर का कार्यक्रम था जिसकी वजह से नहीं गए। मनोज जी देखिए, पहली बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश जी नहीं गए, हमारे सरकार के 3 मंत्री गए, पूरे अधिकारियों की पहुंच गई। इससे कोई जरूरी नहीं है आपको कौन अधिकारी है। और मनोज जी, वैभव जी अभी पलट के सवाल कर देंगे कि क्या इस बार अब जो प्रदेश की कमान है वो क्या उप मुख्यमंत्री के हाथ में है? अभी वो ये सवाल पूछ लेंगे आपसे। नहीं, सवाल क्या, मुख्यमंत्री के साथ जो उप मुख्यमंत्री है वो अगर बुलाया गया था तो मंत्रियों को भेजने का औचित्य क्या है? आप ये बता दीजिए, या कौन सा ऐसा कारण था, कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें नीतीश जी उलझे थे? ये लोग तो बिहार में जो इनके कांग्रेस के जो पार्टी है उनके अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला, और दिल्ली में बोल रहे हैं कि बिहार को ही सब कुछ मिल गया। तो ये बता देना कि नीतीश बाबू खुश है इस वजह से नहीं गए क्या? नीतीश बाबू अगर पलट के आएंगे तो आपकी बोल यही रहेगी। आप न करें, अपना चिंता न करें। बताइए ना, नीति आयोग की बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण नीतीश जी कौन से सभा में थे, कौन सी बैठक में थे, वो बताइए। जनता ये जानना चाहती है कि नीतीश बाबू के लिए नीति आयोग से ज्यादा कौन सी महत्वपूर्ण बैठक थी। मैं आपसे जवाब दे नहीं रहे हैं, जवाब दे नहीं सकते हैं, आपको बोलना है सिर्फ। अब आप अरे आप बताओ ना, सीधा सवाल है कि नीति आयोग की बैठक जब पहले से डिसाइडेड थी तो आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए नीतीश बाबू नहीं गए? इसका जवाब अगर दे सकते हैं तो बता दीजिए। तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद झूठा है। कौन झूठा है? यहाँ पर चिल्ला रहे हो कि बजट। अरे मनोज जी, आप तो नाराज भी हो गए और बात कहीं से कहीं चली गई। प्रमाण पत्र आपसे नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े हरिश्चंद्र हैं, सच्चे हैं, कौन जानता है? घर में झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं और कब पलट जाएंगे कोई पता है? देखिए, शब्दों की मर्यादा के साथ में नेशनल टेलीविजन पर हैं आप लोग। मैं बोलूंगी कि
जब बहस करें तो शब्दों की मर्यादा रखें। लेकिन विनय जी, मनोज जी और वैभव जी के बीच में तो इस बात को लेकर चर्चा है, लेकिन मुझे एक बात जरा बताइए कि अगर किसी राज्य को विकास करने के लिए आपको जरूरत तो साफ तौर से नजर आ रही है ना कि बिहार में अभी वाकई में स्थिति अलग तरह की है, अगर उसे मजबूत करने के लिए ज्यादा पैकेज दे दिया तो उसको लेकर आपको ये क्यों नजर आता है कि भाई उत्तर प्रदेश को ये चीज नहीं मिली। दूसरी बात, बार बार ये बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाए नीति आयोग की बैठक को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया, उसे एक अलग दिशा दिखाने की कोशिश की गई है। विनय जी देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, नीति आयोग जो है गैर राजनीतिक संस्था है, उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन में उसका भी राजनीतिकरण कर दिया गया है। रही बात झूठ बोलने की, तो ये सारे लोग जानते, पूरा देश जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ की पाठशाला के एक डायरेक्टर है और इस हिंदुस्तान के झूठ बोलने के झूठ का एक ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं। अगर झूठ बोलने की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का ही नाम लिया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी लेकिन की बीजेपी तो कह रही है भाई आज जिस तरह से बात हुई उसमें ममता बनर्जी झूठ बोल रही हैं, उनका बोलने का वक्त कुछ और था, बोलने का उन्हें वक्त दिया गया। विजय जी भी कुछ कह रहे हैं, विनय जी और विजय जी कुछ स्क्रीन पर जी। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या कहा जाता है, ये गुंडों की पार्टी है और गुंडई पूरे देश ने देखी है, टीवी ने भी देखी है। अरे सुनो गद्दारों की पार्टी है, गद्दार सुनो, गद्दार गद्दार सुनो, गद्दार देश के गद्दारों की पार्टी बता रहे हो तुम, हमको कहानी बता रहे हो, देश को तुमने बेच दिया है। और आपने देखा देश के गद्दार, आपने बेचने का देश काम के गद्दार यहाँ बैठ करके चोर का आरोप आपके ऊपर है। देश को बेचने का काम किया है, विरोधी जिन्होंने देश को गुमराह करने का काम किया है, आप किस तरह से गुंडों को, आतंकवादियों को गला घोंटने का काम किया है, कौन करता है? जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को इधर दंगा करवा दो मुजफ्फरनगर में और वहाँ देश के गद्दार आज यहाँ में डांस करवाते हो, तुम्हारे जैसे डांस देखते हो, वहाँ कैसे दंगा पीड़ित होने वाले में पड़े रहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश में इसका आप तुष्टीकरण की पराकाष्ठा करते हो, राम भक्तों का बोली करवाते हो आप। तुमको तुम्हारी हैसियत बता देगा। देखिए आप, मैं एक बार फिर से दोहरा रही हूँ, आप लोग नेशनल टेलीविजन पर बैठे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें कि उसके बाद में आपको भी शर्मिंदा होना पड़े। पूरा देश आपको इस समय देखता है, सुनता है, उन बातों को जरा समझिए। ऋषि शंकर मिश्रा जी, देखिए अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव की तरफ है। ऋषि शंकर मिश्रा जी, जल्दी से मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, बड़े आरोप हैं और ये कहा जा रहा है कि अब इस तरह की बैठक में शामिल ममता बनर्जी हुई, अच्छी बात है, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया, लेकिन एकला चलो रही कि हमेशा उनकी नीति नजर आती है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बहिष्कार करता है, लेकिन ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है और संदेश देती हैं कि वो राज्यों को संगठित करने की बात कहती हैं, आवाज नहीं सुनी जाती। क्या इस पर अब राजनीति हो रही है? देखिए नैना जी, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि नरसिम्हा राव किसी एक महत्वपूर्ण चीज को पार्लियामेंट में पेश करना चाह रहे थे, मुझे वो संदर्भ याद नहीं है, लेकिन मैं भाव बताना चाहता हूं। हमारे जितने पॉलिटिशियन हैं जिस प्रकार से लड़ रहे थे, नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को सूचित करने से पहले उस समय के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को कॉन्फिडेंस में लिया था। तो हमारे देश का जो मिजाज इस प्रकार का था, इन वर्तमान में जो सियासतदान है इतना ट्रस्ट डिफिशिएट होगा ये समझ से परे है। आप ये कांग्रेस के नुमाइंदे से मेरा पूछना है कि आप क्यों नहीं गए? आप किसी बात को लेकर मतांतर था तो मल्लिकार्जुन खड़गे बात कर सकते थे, डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे, वित्त मंत्री से बात कर सकते थे, लेकिन इस प्रकार का मतांतर होना देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। मैंने एग्जाम्पल दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के विपक्ष के नेता थे, नरसिम्हा राव अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को बताने से पहले विपक्ष के नेता को कॉन्फिडेंस में लिया। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे यदि किसी बात को लेकर नाराजगी थी तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे इसकी शुरुआत नहीं कर सकते थे या प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत नहीं कर सकते थे? ऋषि जी देश के सुन लीजिए, अगर आपकी बात पूरी हो जाए। अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, 2 मिनट सुनना कीजिए आप लोग। जल्दी देश का जो स्ट्रक्चर है, जो एक संघीय स्ट्रक्चर है, उसको आप लोग बर्बाद करना चाहते हैं। आप नहीं जाएंगे, वो नहीं जाएंगे, ममता जी नाराज होकर चली जाएंगी, प्रधानमंत्री बात नहीं करेंगे, फिर बात कौन करेगा? वैभव जी, बात कौन करेगा? बातचीत कैसे होगी? समाधान कैसे निकलेगा?
मैं वही बात कह रहा था नैना जी, ऐसा है ऋषि जी जो बात कह रहे हैं, मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी विपक्ष के बड़े नेता वाजपेयी जी से जरूर कंसर्न होते थे, उनसे बात करते थे। ये परंपरा रही है, लेकिन ये परंपरा टूटी कब? जब आदरणीय मोदी जी सत्ता में आ गए, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फूटिंग होने लगी। जब प्रदेश का कोई कार्यक्रम है, प्रदेश का सम्मानित मुख्यमंत्री मंच पे है, तो वहां हुटिंग होती है, जिसके बाद से ये खाई बढ़ने लगी। और मैं आपको ये बता दूं ऋषि जी, नैतिक जिम्मेदारी सबसे पहली अगर किसी की है तो प्रधानमंत्री की है और सत्ताधारी दल की है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इसकी पहल की? एक बार एक वाकया आप बता दीजिए। और ये वो प्रधानमंत्री हैं, जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो संघीय ढांचे का रोना रोया करते थे। ठीक है, एक ऐसा विजय जी क्या पहल की है प्रधानमंत्री ने? उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। नीति आयोग की कमान जो है वो भी पीएम के हाथों में है। अगर विपक्ष बैकआउट कर रहा है, विपक्ष अगर बहिष्कार कर रहा है, तो क्यों ना उनके लिए उनसे चर्चा की जाए, वार्ता का जरिया निकाला जाए। नैना जी सुनिए, जी जी, मैं कह रहा हूँ चाहे गतिरोध ये नीति आयोग का मामले का हो, चाहे किसी भी बात का हो, संसद के किसी सत्र का बात हो, कभी भी गतिरोध दूर करने के लिए ना प्रधानमंत्री ने, ना ही इनके मंत्रियों ने, ना ही संसदीय कार्य मंत्री ने कभी किसी ने कोई पहल नहीं की है। विपक्ष पे नहीं डाल सकते, सारी जिम्मेदारी। वैभव जी बोलने दीजिए। जी विजय जी 20 सेकंड। वैभव जी सुनिए, देखिए ये मर्यादा होती है, ये सम्मान होता है संविधान का कि 12 साल मुख्यमंत्री रहे, 12 बार जब भी मीटिंग होती थी योजना आयोग की, हर बार मोदी जी आते थे अपना विरोध होने के बावजूद। अब दूसरी बात पे आता हूं मैं, आपके आम आदमी पार्टी के क्या कहते हैं संजय सिंह जी कि केजरीवाल जी जेल में बंद है इसीलिए हम बहिष्कार करते हैं, तो आपको क्या छूट दे दी जाए क्या भ्रष्टाचार के मामले में? आपका मुद्दा ही कुछ और है। आपका मुद्दा जाना नहीं है, आपका मुद्दा जो है विकास नहीं है, बैठना नहीं है। आपका मुद्दा है आपको भ्रष्टाचार से, परिवारवाद से छूट दे दी जाए। ठीक है, यानी कि नीति आयोग की बैठक के जरिए एक अलग तरह की राजनीतिक चर्चा जो है उसको जरूर जन्म मिला है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जरूर कहा जा सकता है काफी गर्म और कुछ नर्म ये जरूर हमारी पूरी चर्चा रखी है, लेकिन आखिर कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का।